हेलो नमस्कार भ्रमण चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर सरकार ने जो 1 लाख पदों पे भर्ती की घोषणा की है, इसमें बोला जा रहा है कि नई शिक्षकों की भर्ती न करके अतिथि शिक्षकों को उन पद पर नियमित किया है, क्योंकि 70,000 पदों पे जो शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली उस पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। वो पहला हक अतिथि शिक्षकों का ही बनता है। और सरकार ने भी आरक्षण देने की बात की थी और अतिथि शिक्षकों को नियमित और विभागीय परीक्षा लेने की बात की थी। तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए 70,000 पदों पर, फिर इसके बाद भर्ती निकलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो डेविड भी दिखाने वाला हूँ, लाइव डेविड दिखाने वाला हूँ। इससे पहले क्या कहना बीजेपी प्रवक्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता का और नेशनल मीडिया क्या कहना अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना से अपडेट पाने के लिए। शासन का क्या कहना, अतिथि शिक्षकों का कब तक नियमितीकरण किया जाएगा, जो सरकार ने जो घोषणा की थी उन घोषणा को कब पूरा किया जाएगा, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। ठीक है, वापस आता हूं संजय मिश्रा जी आपके पास। संजय जी देखिए, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 1 लाख नौकरी निकलेगी, लेकिन बड़ी चीज ये भी है कि इधर अतिथि शिक्षक जिनको 35% रिजर्वेशन की बात कही गई है, संविदा कर्मी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो 10-10, 15-15 साल से आउटसोर्स पर हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो ऐसी बहुत बड़ी एक फहरिस्त है जो ऑलरेडी अच्छा क्लेम रखती है, उनके पास वैलिड रीजंस हैं कि इन 1 लाख पदों पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो क्या आपको जानकारी मिल पाई है, फ्रेश लोगों को मिल पाएगी या अभी सरकार को पुराने लोगों को पहले एडजस्ट करना चाहिए, उसके बाद अगले चरण में नए युवाओं को लेना चाहिए? क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं शर्मा जी को सुन रहा था, अच्छी बात है। आपको एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बात करना चाहिए और युवाओं की जो पीड़ा है उसको रखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता के तौर पर आपको बात नहीं करना चाहिए। और रही बात 1 लाख रोजगार देने की, तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 15 साल की सरकारें रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी कितनी बार 1 लाख नौकरी की घोषणाएं की है, कितनी भर्तियां निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं, कितने रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए से ज्यादा एक रोजगार मेले के आयोजन में लगता है। वो किसका पैसा है? उस रोजगार मेले के बाद में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? फूड डिलीवरी का एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़के के लिए वो पोस्ट डिलीवरी की नौकरी मिलती है। उस विषय पर बात नहीं होगी। और यहां तो आप पेपर लीक और घोटाले तो छोड़िए, यहां तो बेरोजगारों की संख्या में भी सरकार डाका डाल रही है। विधानसभा में पूछे गए सवाल में सरकार ने बताया कि 2023 में जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में वो लगभग 36 करोड़ के आसपास है और 2023 में ये घट के लगभग 25 लाख 82 हजार के आसपास हुए। तो जो इसका डिफरेंस आ रहा है लगभग 9,90,000। 36 लाख बोलना चाह रहे होंगे संजय मिश्रा, पहले संजय पहले फैक्ट ठीक कर लीजिए, आप करोड़ों बोल गए। आप जो डेटा दे रहे हैं 82,000। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल के साथ ही 2024 का जो आंकड़ा हुआ, मेरा सवाल जो था वो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक युवा की नजर में आपको क्या लगता है, पहले जो ऑलरेडी जॉब में है, जिनकी पक्की नौकरी नहीं है, उनका इस पर हक होना चाहिए, या आपको लगता है कि पहले फ्रेश युवा जो 10-20 साल से डिग्री लिए बैठे उनको हक होना चाहिए, या इसके बीच में एक अच्छा सा समन्वय बना दिया जाना चाहिए? उसकी प्रक्रिया कैसी हो, क्योंकि अभी इस पर भी झगड़े होंगे, इस पर भी कोर्ट केसेस चलेंगे कि संविदा कर्मियों को पहले रखना था इतने % या अतिथि शिक्षक को रखना था। वो एक सर्वमान्य हल क्या हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से जितना मैंने काम किया है, क्योंकि मैं खुद युवा हूं, मैं खुद रोज देख रहा हूं उनकी पीड़ाओं को, उनके बीच में हूं, तो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे पहले, अगर सरकार सच में हम युवाओं का भला चाहती है तो जो ये सगुफे नहीं, जितने सरकारी पद हैं, हाँ ये है कि सरकारी नौकरियां हर किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन जितनी नौकरियां हैं कम से कम उनको भरने की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं उनको मिल पाए। और रही संविदा बेस, तो हर संविदा वर्ग के जो है लोगों को एक साथ नौकरी नहीं दी जा सकती, तो कहीं ना कहीं एक सेतु बनाना पड़ेगा। और जो मैं बहुत पहले से बोलता आया हूं कि मध्य प्रदेश, क्योंकि आज का दौर जनसंख्या बहुत है, तो जो मध्य प्रदेश में या सरकारें जो भी हैं, रिटायरमेंट की उम्र सीमा जो लगातार 60 से 62 से 64 करने पर तुली है, तो वो 60 वर्ष से घटा के उसको कहीं ना कहीं 58 वर्ष या 56 वर्ष कर। ठीक है संजय जी, मैं अब जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए अभी ये फॉर्मूला निकालने में भी बहुत माथापच्ची होगी, क्योंकि सरकार इनिशिएट तो करती है, पर किसको कितनी प्राथमिकता दें, कितना शेयर दें इस 1 लाख की नियुक्ति का, इसको लेकर के भी बहुत सवाल उठेंगे। इसका फॉर्मूला अब तैयार होगा या इस पर होमवर्क कर लिया है सरकार ने? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इसके पूर्व में भी जब प्रारूप तय किए गए थे तो निश्चित रूप से सबके लिए एक अलग अलग पद का निर्माण किया गया था, चाहे पटवारी हो, शिक्षक हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, फॉरेस्ट स्टाफ हो, जेल गार्ड हो, और पुलिस विभाग की भी जो पिछले 7,500 भर्तियां पूर्व में की जा चुकी है। 90,000 से ज्यादा लोग आज कार्यरत है और निश्चित रूप से हमने स्वरोजगार और रोजगार दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। पिछले 10 सालों का शिवराज सिंह जी चौहान का जो आंकड़ा था उसमें लगभग
3 लाख जॉब्स का सृजन हुआ था, रिकॉर्डेड है। और उसके बाद में अभी जो हमने प्रयास किया वो निश्चित रूप से उसमें 2,45,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और लगभग 2 लाख से ज्यादा जॉब्स का सृजन, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी चीज है, बुंदेला जी कह रहे थे कि 15 महीने में तो शर्मसार हुआ था। आप बताइए 2003 की अगर बात करेंगे तो 9,000 उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग सर्वे की बात करिए, उसमें मध्य प्रदेश पहले 5 पोजीशन पर। एक्सपोर्ट प्रीपेंडिशियल इंडेक्स की बात करिए, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम 3 राज्यों में। आज हम उस पोजीशन में कि आज हम जॉब सिक्योर कर रहे हैं, आज हम जॉब्स की तरफ प्रदत्त कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि विकास की बात को लेकर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भरपूर विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। आप देखिए भवनों का निर्माण 8 लाख शहरों में, लगभग 37 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के बाद निश्चित रूप से सभी प्रारूपों में सरकार कार्य कर रही है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय हमने बढ़ाया, कर्मी कल्चर ला के इस प्रदेश का बंटा ढाल शिक्षा व्यवस्था में आपने करा था। कर्मी कल्चर की व्यवस्था को समाप्त करने के पश्चात में लगभग अभी जब कोर्ट का निर्णय आया तो 3,000 अतिथि शिक्षकों का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके पूर्व में 9,000 जो सैलरी थी उनको हमने कहा था बढ़ाएंगे तो 18,000 करने का कार्य करा, 11,000 को हमने 22,000 करा, 13,000 को हमने 26,000 करा। और पूर्व की गई मांगों को हमने निश्चित रूप से पूर्ण करा है। प्रदेश सरकार प्रदत्त है युवाओं के विकास के लिए, इसीलिए चाहे इन्वेस्टर्स मीट हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वरोजगार हो, सभी माध्यमों से लाभ होगा। ठीक है। आप देखिए अवनीश जी, एक चीज है कि अगर कोई काम करे और वो गलत करे तो उसको टोक के समझ में आता है, पर कोई कहे कि मैं ये काम करूंगा और वहीं से टोकने लगे तो फिर विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आज उन्होंने ऐलान किया और अच्छी बात है कि डेट बताई है कि हम दिसंबर 24 से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अभी भी आपको क्यों शंका हो रही है? अभिलाष जी, क्योंकि ये बातें पहले भी हो चुकी है। शिवराज जी ने कहा था 1 लाख भर्तियां करूंगा, कहां हुई? मैं तो कह रहा हूँ 56,000 की जो एग्जाम करवाए थे उसमें से 18,000 को नौकरियां मिली, बाकी कहां है? पहली बार। और ये कोई क्या पहली बार घोषणा हो रही है? जो संजय मिश्रा जी बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं कि बार बार घोषणा की सिर्फ सुर्खियां बनाई जाती हैं। आपने इतने सारे इन्वेस्टर समिट कर ली, प्रदेश में बताया कौन सा उद्योग आपका जमीन पर उतरा और कितने लोगों को नौकरियां मिल गई। बल्कि मैं बता दूं आपको, इंदौर के आसपास पीतमपुर में आप देखें ब्रिजस्टोन जैसे बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान कांग्रेस शासन काल में लगाए गए, एसटीआई इंडोरामा जैसे कांग्रेस शासन काल में लगाए गए। आप इसके बाद देवास में जहाँ रेनबैक्सी, मराल ओवरसीज, टाटा एक्सपोर्ट सब बंद हो चुकी है, गजरा गेयर बंद हो चुकी है, जहां हजारों लाखों लोग नौकरियां करते थे। पता करें ब्रिजस्टोन ने अपनी 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पुणे क्यों शिफ्ट की? क्योंकि यहाँ की सरकार जो रही निकम्मी रिश्वतखोर सरकार भाजपा की, वो उनको सही समय पर पानी और बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई, वो चले गए वहां पर। यही भोपाल की बात कर ले, भोपाल में मंडीदीप में लेकिन निवेश तो अवनीश जी, निवेश तो पहले से कांग्रेस की सरकारों से ज्यादा दिख रहा है ना प्रदेश में। अभिलाष जी गलत की, अभिलाष जी प्लीज मेरी बात बोलिए। अभिलाष जी मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे समय में ये औद्योगिक संस्थानों ने आकार लिया। हमने इतनी इन्वेस्टर समिट नहीं कराई, इनने तो पता नहीं कितनी करा दी, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए अपने ब्रांडिंग पर, लेकिन कितने उद्योग लग गए। बल्कि 15 माह की कमलनाथ सरकार में आप देखें कितने उद्योग से जमीन पर आए। इफ्का जैसी कंपनी को अपनी यूनिट स्टार्ट करना थी, रतलाम में वो चालू हुई। आप सोचे दमोह में इंडियन सीमेंट का जो प्लांट था इतने सालों से लंबित था, कमलनाथ जी ने 3 महीने पूरी एनओसी दी। आप देखो वो प्लांट अपना आकार ले रहा है। भाजपा बता दें इनके समय में कौन से प्लांट लगे। और फिर एक बार कहूंगा, नियुक्तियों की घोषणा होती है, नियुक्तियां नहीं होती है। 4 जून 2023 को 2.5 लाख संविदा कर्मी को रेगुलर करने का क्या हुआ तेरा वादा? 20 साल से तुम्हारी सरकार है और कह रहे हो अब ये मोहन यादव की सरकार है। तो पहले क्या यहाँ के मुख्यमंत्री युगांडा के कोई थे क्या कि जो आप कह रहे हो कि शिवराज जी को पहचानते नहीं हो क्या? ठीक है 18 साल मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल को, और इसके अलावा आप उनको उमा भारती जी को पहचानते नहीं हो, वो भी आपकी पार्टी की थी। ठीक है अवनीश जी, चलिए मैं रमेश शर्मा जी के पास आता हूं। हो गए उनके कार्यकाल में बता दिया क्या उद्योग आकार लिया देश में। आप बता दें आपने उद्योगों को खाया, बंद किया है। आप अवनीश जी ठीक है, भाजपा ने रोजगार अवनीश जी ठीक है, अवनीश जी ठीक है। देखिए रमेश शर्मा जी, ये बात तो सही है कि पूर्ववर्ती जो अनुभव रहे हैं युवाओं के, वो बहुत कटु रहे इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे ऐलान हुए जो जमीन पर नहीं उतर पाए और वो ऐलान होते गए। और बाद में अभी हमने देखा कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अतिथि जो होते हैं वो ऐसा थोड़ी है कि मेहमान घर पर कब्जा कर लेगा। बाद में फिर उन्होंने उस बयान पर खेद भी प्रकट कर दिया। लेकिन इन सब चीजों से लेकर थोड़ा सा माहौल जो है, इसके लिए सरकार के ऊपर अब ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इसको एग्जीक्यूट करके एक बार भरोसा पैदा कर लिया जाए मध्य प्रदेश की जनता और खासतौर से युवाओं में, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को आपके पक्ष में और ज्यादा बेहतर तरीके से ला पाएं। देखिए, इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें भी रही है, भाजपा की सरकारें भी रही है, पहले के निर्णयों में जिनमें जो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उसके 2 कारण रहे। या तो घोषणाएं चुनाव के समय हुई हैं, या अगर अन्य दिनों में चुनाव की घोषणाएं हुई हैं तो मामले कोर्ट में चले गए और वो जांच प्रक्रिया में उलझ गए, तो वो उससे दोनों सरकारें प्रभावित हुई हैं। तो इस वजह से वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जो कि मैंने पहले ही कहा, ये घोषणा ऐसे समय हुई है कि चुनाव सिर पर नहीं है और उसमें बाकायदा तारीख दी गई है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी दृष्टि से सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा और उसकी प्रशंसा ही करूंगा, क्योंकि बिना किसी चुनाव के अगर आप भर्ती की घोषणा कर रहे हैं और उसमें समय भी निर्धारित कर रहे हैं कि फला तारीख से फला दिन से हम प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
निश्चित रूप से। इसको इस कुल मिलाकर के हमको अब ये सावधानी बरतना है कि जैसे कि पुरानी घोषणाओं के क्रियान्वयन में लोगों ने बाधाएं उत्पन्न की हैं, वैसी बाधा इसमें उत्पन्न ना की हो। जिनको सरकार को गरियाना है वो गरियाते रहे, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन समय पर हो जाए, उसमें सहयोग करें। भाजपा की फर्जी होती है, आपके कहने का मतलब है? ना वो जुमले होते हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं। अवनीश जी बोलने दीजिए। अवनीश जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, प्लीज अवनीश जी ना, हाँ आप प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए रमेश जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिनको सरकार का विरोध करना है वो करते रहें वो, लेकिन इस एक मुद्दे पर, बाकी 99 मुद्दों पर आप विरोध करते रहिए। इस एक मुद्दे पर सारे लोगों को एकजुट होकर के ये सावधानी बरतना है कि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में बाधा ना हो। और अगर बाय द वे किसी वजह से अगर ये प्रक्रिया उन्होंने दिसंबर की तारीख दी है तो दिसंबर को और अपन 31 दिसंबर मान लें, तो 2025 जब शुरू होता है तो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक सरकार से पूछे कि भाई साहब वो क्या हुआ, आपने वो घोषणा की थी दिसंबर की, अब तो जनवरी आ गया। तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव सरकार पर बनाना होगा। बाकी ये योजना मेरी दृष्टि से तो बहुत अच्छी है। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन युवाओं के सामने भी एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माता पिता ने तुमको पढ़ा लिखा के खड़ा कर दिया, अगर तुम अपनी रोटी अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बुद्धि से नहीं कमा पा रहे तो फिर तुमको तुम्हारा क्या, तुम अपने बारे में भी क्यों विचार करो। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ को, अपनी परंपरा को, अपनी प्रज्ञा को, अपने कौशल को, अपनी शिल्प को, अपनी दक्षता को, अपनी प्रतिभा को, उसको तो कम से कम युवा पहचाने। और युवा पहचान करके उनके अंदर जवानी में वो ताकत होती है कि जमाने की दिशा को बदल दें। और तुम रोटी और बेरोजगार के लिए घूम रहे हो और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हो, तो काहे के युवा हो। तो कुल मिलाकर के तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को भी चाहिए। आने वाला समय मशीन का युग है, नौकरियां बचने वाली नहीं है। अब जब नौकरियां मिलेंगे ही नहीं तुमको तो क्या कर लोगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ लौटो। वो स्वरोजगार क्या हो सकता है जी। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अब उम्मीद ये करते हैं, चूंकि हालांकि बीजेपी की सरकार है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर एक चीज यहां पर यह भी देखनी होगी कि मोहन यादव को सीएम बने अभी यहां आए, और ऐसा नहीं है कि शिवराज जी ने जो किया वो मोहन यादव जी करेंगे, क्योंकि उस समय चुनाव आए थे 2022 में कहा था। और यहां एक जो उम्मीद की एक किरण दिख रही है वो ये कि अभी पूरे 4 साल बचे हैं और तारीख दी गई है। अगर उस टाइम तक भर्ती प्रक्रिया 1 लाख रिक्तियों के विज्ञापन नहीं दिखते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार की मंशा पर अभी कम से कम हमको लगता है कि 1 आध महीने रुकना चाहिए, 1.5 महीने। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो चिंता है, पटवारी भर्ती घोटाला हो जाए विलास जी दोबारा है, क्योंकि इनका तो ये रहता तो है आप ना अवनीश जी आप कह रहे हैं कि फिर भर्ती ना निकालें आपको डायरेक्ट। अवनीश जी फिर तो फिर भर्ती ना निकालें डायरेक्ट, तो कैसे निकालें? अच्छा आप फॉर्मूला, अवनीश जी फॉर्मूला बताएंगे। चलिए अवनीश जी आप फॉर्मूला बताइए कि कैसे निकालें। ठीक है सुनिए, अगर तारीफ करने से या डिंडोरा पीटने की सरकार की वाहवाही करना है तो हम जाके डिंडोरा बैंकों पीटते के हैं सरकार एंट्री देके कितना बढ़ गया। स्वरोजगार ऐसे नहीं होता, स्वरोजगार के लिए आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे शर्मा जी आप यहाँ पे स्वरोजगार भी बैठ के करेंगे बातें क्या? कर रहे हैं। किराने की दुकान खोलेंगे, मेडिकल खोलेंगे, कपड़े ना की ना दुकान एक मिनट कितनी अवनीश खुलेंगी? अवनीश जी मेरा सवाल ये है, अवनीश जी एक मिनट अवनीश जी पावर जनता की घट चुकी है। अवनीश जी आप मेरी बात पढ़ सुनिए। लिख रहा है वो, अवनीश जी आप मेरी बात सुनेंगे। अवनीश जी सुनने के मूड में नहीं है, आज सुनने के लिए आए नहीं है वो, आज सिर्फ बोलने के लिए आए। अवनीश जी मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले सरकारी या नहीं? हाँ या ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी। पटवारी भर्ती घोटाला जैसा नहीं करने देंगे आप एक मिनट अवनीश जी, अब आप मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, या बिना ऐलान किए बिना प्रक्रिया के कर दें? अगर कोई दूसरा फॉर्मूला आपको बताइए। करिए तो आप करिए तो अरे भाई यही तो सवाल है कि अभी तो ऐलान हुआ है, उसमें कुछ कमी तो आने दीजिए, उसके बाद हम और आप बैठे हैं ना। 22 अक्टूबर 2024 अभिलाष जी आज अगली बार बैठ विषय पर। अवनीश जी अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप जाते जाते मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं कि आपके इन विषयों पर हम भी उतनी गहन चिंता करते हैं। ना आपके इन विषयों पर हम भी उतनी चिंता करते हैं जितनी संजय जी कर रहे हैं, मिश्रा जी कर रहे हैं, हमें भी उतनी चिंता है। और जो ऐसा हमको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त हालात बहुत खराब है, लेकिन जब बीजेपी 20 साल तक लगातार जीतती रहती है तो हमको लगता है कि शायद उतने भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि जनता क्यों भरोसा कर रही है इस पर भी हमें सोचना